करते हैं नेक्स्ट चैप्टर द इंटरव्यू। इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लगभग 130 साल पहले हुई थी। और इंटरव्यू जो है आज के टाइम पर एक कॉमन प्लेस बन गया है। किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारियों के लिए, है ना। आज लगभग हर कोई जो पढ़ा लिखा है किसी ना किसी का इंटरव्यू कहीं ना कहीं पढ़ ही लेता है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन कई सारे लोगों के व्यू से हजारों सेलिब्रिटीज का जो है इंटरव्यू पिछले कुछ सालों में लिया गया है, और कुछ का तो बार बार लिया गया है। और आज के टाइम पे बात करें तो आज के टाइम पे तो इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो गई है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओपिनियंस की इंटरव्यू की, और उसके फंक्शंस की, मेथड्स की और फ़ायदों की, तो वो सबकी चॉइस अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया ये सबसे बेस्ट फॉर्म है, सबसे ऊंची पद्धति है जिसमें हम सच जान सकते हैं, ठीक है। ये एक कला है जो हर एक व्यक्ति के लिए, महान व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेलिब्रिटीज़ अपने आप को इसका विक्टिम करार देते हैं, और वो बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, और बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर एक इंटरफेरेंस है। वो इससे दूरी रहना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, जैसे कि पुराने कुछ कल्चर्स में ऐसा माना जाता था कि अगर हम किसी की फोटोग्राफी वगैरह लेते हैं तो इसका मतलब है हम उससे उसकी आत्मा छीन रहे हैं, ठीक है। ये तो अजीब ही है भाई। वीएस नायपोल, उनका तो मानना है कि कुछ लोग तो इंटरव्यू से चोट पहुंचती है और खुद को ही खो बैठते हैं। वो खुद का एक हिस्सा, जैसे उन्होंने कुछ गलत कह दिया, आज के टाइम पे हो जाता है ना, कई बार इंटरव्यू लेते समय कुछ व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया जिससे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो गई, तो फिर वो बाद में पछताता है, बाद में उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वही बताते हैं, ठीक है। लुविस कैरोल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी थी, उनका तो कहना है कि भाई ये तो एक आतंक की तरह है इंटरव्यू से रूबरू होना, और वो कभी भी नहीं चाहते कि उनका इंटरव्यू लिया जाए, ठीक है। वो कहते हैं कि भैया वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, इंटरव्यूअर से, उन, ठीक है, या जो भी उनके ऑटोग्राफ वगैरह चाहते हैं, ठीक है। और वो बाद में बताते हैं अपने सक्सेस की स्टोरीज कि कितना मज़ा आता है इनको चुप कराने में या बिना इंटरव्यू इनको दिए हुए। उनको बड़ा सेटिस्फाइड लगता है कि जब इनसे ये सब चीज़ें डिमांड की जा रही होती है और ये बिना कोई इंटरव्यू दिए निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग, उन्होंने बताया और भी ज़्यादा एक हार्श एटीट्यूड बताया है इंटरव्यूअर की तरफ, कि उनकी वाइफ कैरोलिन अपनी डायरी में लिखती हैं 14 अक्टूबर 1892 को कि उनका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया दो रिपोर्टर्स द्वारा जो बोस्टन से आए थे। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merit punishment." तो वो बताते हैं कि भैया इंटरव्यू देना ना एक बिल्कुल क्राइम की तरह है, और जो लोग लेते हैं ना इसको, वो उसी तरीके का क्राइम कर रहे हैं जैसे कि एक व्यक्ति को मार डाल दिया जाता है, ठीक है, या उसको चोट पहुंचाई जाती है ना, तो वो एक तरीके का, इस तरीके का क्राइम है इंटरव्यू लेना। तो वो मना करती है कि भैया बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और जो ऐसी हरकतें करें उनको पनिशमेंट भी देनी चाहिए। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल्ड, ये कायरों का काम है, ठीक है, जो इंटरव्यू लेते हैं। और कोई भी इज्जतदार आदमी ना तो इंटरव्यू लेने के लिए बोलेगा और ना ही इंटरव्यू देना चाहेगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. H.G. Wells in an interview in 1895 referred to the interviewing ordeal but was fairly frequent interview and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. इसमें बताया गया कुछ लोगों के जो बताते हैं ना कि इंटरव्यू देना बड़ा बेकार चीज़ है, ये इज्जत वाले लोग नहीं देते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू लेना नहीं चाहिए, वो खुद व्यक्ति इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए हैं दूसरे लोगों का, ठीक है। जैसे देखो ना यहाँ पे H.G. वेल्स का बताया गया 1894 में उनका इंटरव्यू हुआ था, जिन्होंने बताया था कि एक बहुत ही ज़्यादा भद्दा बेकार बकवास चीज़ होती है, और बाद में 40 साल बाद वो खुद जोसेफ स्टालिन का क्या करते हुए पकड़े गए, इंटरव्यू लेते पकड़े गए, ठीक है। सोल बेलो, उनका तो कहना है कि इंटरव्यू देना लगभग इस तरीके से ऐसा है जैसे कि आपने अपने विंड पाई गले पर हाथ रख रखा और दबा रहे हो, मतलब एक तरीके से घुटन बताते कि घुटन होती है इंटरव्यू देने में, ठीक है। लेकिन जितने भी इसके ड्रॉबैक हो इंटरव्यू के, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है किसी व्यक्ति को जानने के लिए, उससे बात चर्चा करने के लिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट इंप्रेशन होता है हमारे इन सब चीज़ों को जानने के लिए इंटरव्यू के जरिए। डेनिस ब्रेन ने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। हम हर चीज़ पता लगा सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में जब उससे कोई इंटरव्यू करा जाता है। इस इंटरव्यू की पावर जो है और प्रभाव जो है उसको हम झुटला नहीं सकते हैं, वो काफ़ी पावरफुल चीज़ है, और उसके बारे में हम जानकारी बहुत इकट्ठी कर सकते हैं लोगों के बारे में, ठीक है। अब ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 चालू करते हैं, तो उसमें क्या बताया गया है। मैं एक प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल्स लिखता हूँ संडे को, ये किसने कहा? अम्बर्टो इको ने। ये एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है इंटरव्यू जिस अम्बर्टो इको का, और इंटरव्यू लेने वाले हैं मुकुंद पद्मनाभन, जो कि हिंदू अखबार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अम्बर्टो इको बोलता हूँ शॉर्टकट में, एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना में, इटली के अंदर, और उन्होंने एक बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन अर्न कर ली थी। किसके ऊपर? सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस के ऊपर उन्होंने लिखा था कुछ, लिटरेरी के अंदर, मेडिवल एस्थेटिक्स, इन सब चीज़ों में, और राइटिंग फिक्शन वगैरह में, लिटरली फिक्शन से, एकेडमिक टेक्स्ट थे, ऐसे थे, चिल्ड्रंस की बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी और वाइड रेंज की थी, काफ़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप की। 1980 में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए वो, जब उनकी द नेम ऑफ द रोज़ 10 मिलियन कॉपी से भी ज़्यादा बिक गई। तो स्टार्ट करते हैं, उनका इंटरव्यू किया था। मुकुंद पूछते हैं उनसे
इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लोच का भी कहना है कि मैं नहीं समझ सकता कि आखिरकार एक ही समय में एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है। तो अम्बर्टको इस पे कहते हैं, शायद आपको लगता होगा मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, बट लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं सेम काम बार बार दोहरा रहा हूँ। तो मुकुंद कहते हैं, कौन से काम? तो अम्बर्टको को कहता है कि ये बताना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, मेरा कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है और मैं उन सब चीज़ों को अपने एकेडमिक वर्क से और नॉवल से जोड़ देता हूँ। मेरी कई सारी बुक जो चिल्ड्रंस के ऊपर बनाई गई है वो सब नॉन वायलेंस और पीस को लेकर है, और ये सेम सारी कहानी एथिकल और फिलोसफिकल मुद्दों को ही दिखाती है, ठीक है। तो मैं अपने ही काम की चीज़ों को इनमें लिख देता हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं डिफरेंट काम कर रहा हूँ। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स। और उनकी खुद की एक थ्योरी है, उन्होंने उससे पूछा इंटरव्यू लेने वाले से कि अगर मैं पूरी दुनिया में से स्पेस को खत्म कर दूं, वो सारा स्पेस जो एटम्स के अंदर होता है, तो यूनिवर्स जो है बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह बन जाएगी पूरी। इसी तरीके से हमारी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो तुम मेरे से मिलने के लिए आ रहे हो और तुम एलिवेटर में हो, तो एलिवेटर में जब हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और ये खाली समय जो है मैं खाली तुम्हारा इंतजार करता हुआ रहूंगा, तो वो बेकार का है। इतने में तो मैं एक आर्टिकल्स भी लिख सकता हूँ। और वो हंसने लगता है बात करते हुए। मुकुंद कहता है, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन हर कोई ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। कई सारे जो है ना वर्क वगैरह जो है बड़े छोटे मोटे होते हैं, क्वालिटी उन चीज़ों में नहीं होती है, ठीक है। रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो बोरिंग होती है, ड्राई होती है, लेकिन आपका ये सब चीज़ें लिखने का तरीका कुछ अलग है जो आपको इतना पॉपुलर बनाता है। तो क्या आपके अंदर ऐसा कुछ है या समथिंग आपने डेवलप किया है या नेचुरली ऐसा आपके अंदर? देखो, वो बताता है कि जब मैं इटली के अंदर अपना रिसर्च लिख रहा था, तो एक प्रोफेसर ने मेरे को बोला कि स्कॉलर्स जो है वो बहुत सारे सब्जेक्टों के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, फिर उनको ठीक करके फाइनली वो अपना कंक्लूजन देते हैं। लेकिन मैं उल्टी साइड पे मैं अपनी स्टोरी पूरी की पूरी रिसर्च के पेपर में लिख देता हूँ, ठीक है, जिसमें मेरी सारे तुक्के एरर्स वगैरह सब होते हैं। सेम टाइम पर उन्हें पता भी लग जाता है कि मैं सही भी हूँ, इसलिए वो मेरे जो है ये छाप देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो बुक अच्छी लगती है। और जब मैं 22 साल का था तो मैंने समझा कि जो स्कॉलर्स बुक होती है वो भी उसी तरीके से लिखनी चाहिए जैसे कि मैं पहले लिखा करता था, कि अपनी स्टोरी बता दूं, खत्म। तो बस सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या किया, और लोगों को वो बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए मेरे जो भी मैं ऐसे लिखता हूँ वो एक नरेशन की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जो है नैरेटिव्स लिखना, नॉवेल्स लिखना थोड़ा लेट स्टार्ट करा, 50 साल की उम्र के आसपास। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था रोलेट बार्थेस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि वो एक एस्से लिखने वाला व्यक्ति था, ना कि नॉवेलिस्ट। वो क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहता था, लेकिन बट वो मर गया लिखने से पहले पहले। मुझे इस तरीके की कोई फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं होती। मेरे को अगर नॉवेल्स लिखना है तो मैं लिखूंगा, और एक दिन ऐसे ही मैंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने अपनी नरेशन सारी नॉवेल्स के रूप में लिख दी। मुकुंद, नॉवेल्स की अगर बात करें तो एक फेमस एकेडमिक बन चुके हो आप, है ना, और उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई जब आपकी द नेम ऑफ द रोज इतनी ज़्यादा सक्सेस हो गई। इसके अलावा आपने 5 नॉवेल्स लिखी है और बहुत सारी नॉन फिक्शन भी लिखी है, शायद 20 से भी ज़्यादा। एम्बर्टो इको बताता है, नहीं नहीं 40 से ज़्यादा लिखी है, और 40 से ज़्यादा, हाँ बिल्कुल। तो और आपने एक यहाँ पे सेम्योटिक्स पे वर्क पे नोवेल वगैरह लिखी, लेकिन ज़्यादातर अगर लोगों से आपके बारे में पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि आप नोवेलिस्ट हैं, ना कि एक रिसर्चर वगैरह के तौर पर आपको जानते हैं। तो क्या इससे आपको थोड़ी सी परेशानी होती है? वो बोलता है बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को एक प्रोफेसर मानता हूँ जो संडे के दिन नॉवेल्स लिखते हैं, और ये कोई जोक नहीं है। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस में पार्टिसिपेट करता हूँ, ना कि कवियों के मीटिंग क्लब्स वगैरह इन सब चीज़ों में बिलोंग करता हूँ। लेकिन ठीक है, नॉवेल्स के बेसिस पर ही क्या कर सकते हैं अगर वो फेमस हो गई है तो, और लोग मुझे खाली सिर्फ नॉवेल्स के लिए जानते हैं तो, ठीक है। मेरा तो ये मकसद है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचूं, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि 1 मिलियन रीडर से भी ज़्यादा जो है सेम्योटिक्स पर पढ़ने को तैयार होंगे। तो बस इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो नेम ऑफ रोज जो है एक बहुत ही सीरियस नॉवेल है, इसमें थोड़ा डिटेक्टिव वगैरह जो है लेवल है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री भी है। इसके बावजूद भी इतने सारे लोगों ने, ऑडियंस ने उसे पसंद करा, तो क्या आपको आश्चर्य होता है इस बात के ऊपर? नहीं। हालांकि जर्नलिस्ट और कई बार पब्लिशर इस बात को लेकर अमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर लोग मानते हैं कि लोग जो है ऐसी डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, मतलब जो तरीका लिखने का वो समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो पसंद भी नहीं करते, वो सिंपल चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखो, समझो 6 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट के ऊपर, और द नेम ऑफ रोज सिर्फ 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम परसेंटेज ही लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये वो लोग थे जो थोड़ी कठिन चीज़ें पढ़ना चाहते थे, इसलिए मेरी जो है बुक फेमस हो गई, ठीक है। 9 बजे के बाद डिनर पे मैं टेलीविजन देखता हूँ और कई सारे चैनल जैसे मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम कुछ शो देखता हूँ, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, लेकिन बट मैं पूरे दिन उन्हें नहीं देख सकता, है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो डिफरेंट होती है उनको पढ़ने में मज़ा आता है, तो लेकिन वो हर बार जरूरी नहीं है कि वो फेमस हो। तो मुकुंद बोलता है कि जो इतनी बड़ी सक्सेस मिली है आपकी नॉवल को, क्या उसका कुछ लेना देना है मेडिवल हिस्ट्री से? तो एम्बर्ट को कहता हो सकता है, बट लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी, और मैं ये स्टोरी जो है एक चाइनीज़ बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बताना चाहूँगा, ठीक है। मेरे अमेरिकन पब्लिशर्स ने कहा था
कि उन्हें मेरी बुक पसंद आई, लेकिन उन्हें लग रहा था कि 3,000 से भी ज़्यादा कॉपीज़ कंट्री के अंदर नहीं बिकेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कैथेड्रल और लैटिन भाषा के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे को पैसा सिर्फ 3,000 कॉपीज़ का मिला, बट 2 और 3 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सिर्फ यूएस में ही बिक गई। बहुत सारी किताबें पहले भी मेडिवल पास्ट के ऊपर लिखी गई है मेरे से पहले, और इस बुक की सक्सेस मैं कह नहीं सकता कि किस बेसिस पर हुई है, ये मिस्ट्री है और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने ये द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो शायद तब भी पता नहीं है सक्सेस हो पाती या नहीं हो पाती। तो ये करंट टाइम भी हो सकता है कि रीज़न हो, लोग इस टाइम पर पढ़ना चाहते हो ऐसी स्टोरी, तो इस वजह से सक्सेस हुई हो, लेकिन ओवरऑल मिस्ट्री है कि आखिरकार ये बुक इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हो गई। तो बस चैप्टर खत्म हुआ, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चैप्टर बचा है, वो भी मैं जल्द से जल्द बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो भर भर के, और कमेंट तो कर दो यार, कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी मेहनत लगती है तो एक कमेंट और लाइक तो बनता ही है ना, तो कर दो फटाफट। थैंक यू।